चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर के इस्तेमाल पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। तो प्रधानमंत्री ने इस पर भी प्रकाश डाला कि पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ आतंकवाद का प्रयोग अब केवल एक प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि भारत के साथ एक सीधा युद्ध है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अशांति उत्पन्न करने के लिए लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूहों को वित्तपोषण, प्रशिक्षण और हथियार देकर भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर का उपयोग करता है। प्रॉक्सी वॉर क्या है? तो यह ऐसा संघर्ष होता है जिसमें कोई देश स्वयं सीधे तौर पर शामिल नहीं होता, लेकिन गैर राज्याभिकर्ताओं जैसे आतंकी संगठन, जासूस आदि को समर्थन देकर दूसरे देश को नुकसान पहुंचाता है। यह हाइब्रिड वॉरफेयर का एक उपसमूह है जिसमें पारंपरिक सैन्य रणनीति और अपरंपरागत तरीकों का एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अक्सर साइबर वॉरफेयर, आतंकवाद यानी प्रॉक्सी वॉर आदि शामिल होते हैं। प्रॉक्सी वॉर के साधन तो इसमें गैर राज्याभिकर्ताओं को प्रशिक्षण और सैन्य सहायता देना, आर्थिक सहायता प्रदान करना, खुफिया जानकारी साझा करना, सोशल मीडिया का उपयोग करना, साइबर टूल्स आदि शामिल हैं। भारत पर प्रभाव तो संप्रभुता को चुनौती, तो उदाहरण के लिए पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन प्रदान करना। हिंसा और जानमाल की हानि तो उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी समूहों को चीन द्वारा अप्रत्यक्ष समर्थन मिलने के कारण बड़ी संख्या में आम नागरिक और सैन्यकर्मी हताहत हुए हैं। आर्थिक बोझ तो इसके चलते सुरक्षा पर अधिक व्यय करना पड़ता है, जिससे सामाजिक अवसंरचना पर व्यय हेतु धन की उपलब्धता कम हो जाती है। प्रॉक्सी वॉर के पीछे के कारण तो अपनी भागीदारी का खंडन करना, इसमें प्रत्यक्ष दोषारोपण और अंतर्राष्ट्रीय परिणामों से बचना शामिल है। छद्म रणनीतियां तो खुफिया जानकारी एकत्र करना और प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना दूर से ही किसी देश में घटनाओं को अंजाम देना। उदाहरण के लिए स्लीपर सेल और हाल ही में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल करने जैसे मामले सामने आए हैं। कम लागत व ज्यादा नुकसान तो इसमें अपने सैनिकों की जान का कम नुकसान और आतंकियों पर कम खर्च करके दुश्मन देश को ज्यादा नुकसान पहुंचाना और उसकी युद्ध लागत को बढ़ाना शामिल है। उदाहरण के लिए भारत के खिलाफ पाकिस्तान की 1000 कट्स की रणनीति। भारत द्वारा उठाए गए कदम तो नया 3 स्तंभ सुरक्षा सिद्धांत, तो इसे हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किया गया है। इसमें प्रॉक्सी वॉर को भारत के खिलाफ प्रत्यक्ष युद्ध माना गया है। सीमा प्रबंधन का आधुनिकीकरण तो उदाहरण के लिए व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली, जिसमें नियंत्रण रेखा पर स्मार्ट फेंस यानी बाड़ लगाना, थर्मल इमेजिंग और मोशन सेंसर शामिल है। साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, जैसे CERT-IN और NTRO की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति का उपयोग करना। ये भारत द्वारा उठाए गए कदम हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है रक्षा मंत्री ने निजी कंपनियों के सहयोग से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट विमान के विकास के लिए एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दी। तो स्वीकृत मॉडल के तहत एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नामक 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू जेट विमान के निर्माण के लिए HAL के साथ साथ निजी उद्योग भी भाग ले सकते हैं। वर्तमान में केवल अमेरिका F-22 और F-35, रूस सुखोई Su-57 और चीन चेंगदू J-20 ने ही परिचालन योग्य 5वीं पीढ़ी के विमान विकसित किए हैं। AMCA कार्यक्रम का विवरण तो स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान। पृष्ठभूमि की बात करें तो 2024 में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति से अनुमोदन प्राप्त हुआ। CCS का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं और उसके सदस्य आमतौर पर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री होते हैं। प्रमुख एजेंसी DRDO के तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। मुख्य क्षमताएं सुपर क्रूज, इंटरनल वेपन बे, सेंसर फ्यूजन, AI संचालित एवियोनिक्स, रडार, ऑब्जॉर्बिंग कंपोनेंट आदि। समय सीमा तो पहला प्रोटोटाइप 2028 से 29 तक अपेक्षित है। 2034 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल करने की योजना है। वेरिएंट की बात करें तो GEF-414 इंजन के साथ AMCA Mk1 स्वदेशी इंजन के साथ Mk2 की योजना बनाई गई है। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की मुख्य विशेषताएं तो 2 इंजनों से संचालित, विशेष रूप से रात में एक इंजन के विफल होने की स्थिति में एक दोहरे इंजन वाला प्लेटफॉर्म हवाई सुरक्षा और सर्वाइवल का उच्च स्तर प्रदान करता है। स्टील्थ क्षमताएं तो ये लड़ाकू विमान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्टर रडार से लैस होते हैं और दुश्मन के रडार द्वारा इनका पता लगाना कठिन होता है। सुपर क्रूज के साथ अति सक्रिय एयरफ्रेम तो उच्च गतिशीलता और आफ्टर बर्नर के बिना सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने की क्षमता। एडवांस एवियोनिक्स तो उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक संचार, टारगेटिंग और नियंत्रण प्रणाली। इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम्स तो अन्य प्रणालियों के साथ नेटवर्किंग को सक्षम बनाती है, जिससे पायलटों को बिना किसी युद्धाभ्यास के 360 डिग्री युद्ध क्षेत्र का दृश्य मिलता है। स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के विमानों को सामरिक महत्व और क्षेत्रीय प्रासंगिकता
तो भारतीय वायुसेना का आधुनिकीकरण, MiG-29 मिराज के चरणबद्ध तरीके से समाप्त होने के बाद वायुसेना की क्षमता संबंधी अंतराल को भरेंगे। साथ ही भारतीय वायुसेना की कम हो चुकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 31 बनाम स्वीकृत 42 को बहाल करने में मदद करेंगे। क्षेत्रीय खतरे की बदलती प्रकृति, तो चीन के J-20 और पाकिस्तान के J-10C जो कि चीन से खरीदे गए हैं, की तैनाती का मुकाबला करेंगी। तकनीकी संप्रभुता, तो विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर निर्भरता कम करेंगे तथा मेक इन इंडिया के माध्यम से लंबे समय में रक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट न्यूज है, फ्रांस की नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डाइंग को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया। तो यह विधेयक लाइलाज बीमारी से पीड़ित वयस्कों को जीवन त्यागने हेतु मेडिकेशन लेने की अनुमति देता है। यूरोप में ऐसी मांगे लगातार बढ़ रही हैं कि लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन समाप्त करने का अधिकार मिले। जीवन त्यागने हेतु मेडिकेशन और प्रस्तावित उपाय विशिष्ट परिस्थितियों में असिस्टेड डाइंग के लिए एक फ्रेमवर्क प्रस्तुत करता है। असिस्टेड डाइंग क्या है? तो असिस्टेड डाइंग दो प्रकार की हो सकती है, इच्छा मृत्यु या असिस्टेड सुसाइड। इच्छा मृत्यु की बात करें, जिसे यूथेनेशिया भी कहते हैं, तो इसके तहत चिकित्सक रोगी को किसी लाइलाज बीमारी की पीड़ा से निजात दिलाने के लिए रोगी के जीवन को समाप्त कर देता है। यदि यह कार्य रोगी की सहमति से किया जाए तो इसे स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु कहा जाता है। एक्टिव यूथेनेशिया, तो किसी चिकित्सा पेशेवर की किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने के लिए सक्रिय कार्यवाही शामिल होती है। इसमें घातक पदार्थ या बाह्य हस्तक्षेप देना शामिल है। पैसिव यूथेनेशिया, तो इसमें जीवन रक्षक उपचार को रोककर रोगी के जीवन का अंत कर दिया जाता है, जैसे वेंटिलेटर बंद कर देना, जीवन रक्षक दवा न देना आदि। असिस्टेड सुसाइड, तो इसमें डॉक्टर प्राणघातक दवा प्रेस्क्राइब करता है जिसे रोगी स्वयं अपनी इच्छा से खाकर अपना जीवन का अंत कर लेता है। असिस्टेड डाइंग से संबंधित नैतिक मुद्दे, तो दबाव का खतरा, लाइलाज बीमारी न होने पर भी बुजुर्ग या दिव्यांग लोगों पर यह कदम उठाने का दबाव डाला जा सकता है। गलत उपयोग की आशंका, तो उदाहरण के लिए नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे देशों में विशेष रूप से मानसिक रोगियों के मामले में ऐसी जांच की गई है। जीवन की सार्थकता, तो मानव जीवन अमूल्य है, इसे समाप्त करना नैतिक रूप से गलत माना जाता है। मेडिकल एथिक्स के खिलाफ, तो डॉक्टर और नर्स का कर्तव्य है रोगी की देखभाल करना और जीवन बचाना, ना कि उसके जीवन का अंत करना। देखते हैं भारत में इच्छा मृत्यु जीवन को समाप्त करने के अधिकार से संबंधित कानूनी स्थिति। तो वर्तमान में इच्छा मृत्यु पर कोई कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केवल पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी गई है। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, तो कॉमन कॉज बनाम भारत संघ एवं अन्य 2018 मामला, तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ मरने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है और पैसिव यूथेनेशिया की कानूनी वैधता को बरकरार रखा गया। अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ 2011, तो स्थायी रूप से वेजिटेटिव स्टेट वाले रोगियों के मामले में पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इसके लिए हाई कोर्ट की मंजूरी अनिवार्य है। फिर नेक्स्ट है, कश्मीर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की। तो CRISPR CS9 तकनीक का उपयोग करके भारत में पहली जीन एडिटेड भेड़ का जन्म हुआ है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही चावल यानी धान की पहली जीन एडिटेड किस्म जारी की गई थी। CRISPR CS9 तकनीक वास्तव में DNA स्ट्रैंड्स के लिए कट एंड पेस्ट विधि पर कार्य करती है। यह तकनीक एक गाइड RNA का उपयोग एक विशिष्ट DNA सीक्वेंस को टारगेट करने के लिए करती है और CS9 प्रोटीन तब उस स्थान पर DNA के दोनों स्ट्रैंड्स को काटकर या एक डबल स्ट्रैंड्स ब्रेक बनाता है। 2020 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार इसी खोज के लिए प्रदान किया गया था। शोध के बारे में देखते हैं, तो एक मेमने में मायोस्टेटिन जीन को एडिट किया गया है जिससे मांसपेशियों की वृद्धि में 30% की बढ़ोतरी हुई है। गुण कुछ यूरोपीय नस्ल की भेड़ों जैसे कि टेक्सेल में पाया जाता है, लेकिन भारतीय नस्ल के भेड़ों में नहीं पाया जाता। इस प्रक्रिया में किसी बाहरी DNA का प्रवेश नहीं कराया गया। इस तरह यह कोई ट्रांसजेनिक जानवर नहीं है। इस प्रकार यह तकनीक पूरी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाती है, साथ ही इससे नियम का उल्लंघन भी नहीं होता है तथा यह उपभोक्ताओं के लिए भी लाभकारी साबित होती है। इससे पहले राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने एक जीन एडिटेड भैंस का भ्रूण विकसित किया था। जानवरों में जीन एडिटिंग से संबंधित नैतिक चिंताएं, तो बुद्धिमत्ता, लिंग या रूप जैसे लक्षणों को एडिट करने से डिजाइनर बेबी के निर्माण का खतरा उत्पन्न हो सकता है। इससे अमीर एवं अन्य लोगों के बीच असमानता और बढ़ सकती है। यह यूजेनिक्स यानी वांछित गुणों वाली संतान को जन्म देने को प्राथमिकता देने का खतरा उत्पन्न कर सकता है। जाहिर है इससे भेदभाव को और बढ़ावा मिलेगा। जीन एडिटिंग से ऑफ टारगेट प्रभाव और मोजेइकिज्म को बढ़ावा मिल सकता है। ऑफ टारगेट प्रभाव से आशय अवांछित आनुवंशिक संशोधन। मोजेइकिज्म ऐसी स्थिति है जिसमें एक ही व्यक्ति की कोशिकाओं में अलग अलग यानी मिश्रित आनुवंशिक संरचना होती है।
इसमें नए रोगों या पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने जैसे अज्ञात खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। जानवरों के कल्याण से जुड़ी चिंताएं भी उत्पन्न होती हैं, क्योंकि जीन एडिटेड जानवरों को तैयार करने में अक्सर कुछ जानवरों की सर्जरी की जाती है और कुछ जानवरों का बलिदान भी देना पड़ता है। गौरतलब है कि यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय बायोएथिक्स समिति जीनोम एडिटिंग के नैतिक प्रभावों की पड़ताल कर रही है। फिर देखते हैं जीन एडिटिंग क्या है। तो जीवन के कोड को सुलझाना। जीन एडिटिंग किसी जीव के डीएनए में सटीक संशोधन करना। उद्देश्य है जीन को जोड़ना, हटाना या बदलना। आनुवांशिक संरचना में वांछित परिवर्तन करना। प्रयुक्त तकनीकें तो CRISPR, CS9, TLENS, जिंक फिंगर, न्यूक्लियस आदि। ए है सोमैटिक सेल एडिटिंग यानी गैर वंशानुगत, और बी है जर्मलाइन सेल एडिटिंग यानी वंशानुगत प्रभाव। तो पहले गैर वंशानुगत की बात करते हैं। तो लक्षित शरीर की कोशिकाएं जैसे त्वचा, लीवर आदि। प्रभाव है केवल उपचारित व्यक्ति में बदलाव, उसकी संतानों में बदलाव नहीं होता। उपयोग कैंसर या स्किल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों के उपचार हेतु है। ठीक है, दूसरा देखते हैं वंशानुगत वाला। तो इसका प्रभाव है उपचारित व्यक्ति की प्रत्येक कोशिका, परिवर्तन भावी पीढ़ियों को भी प्राप्त होते हैं। उपयोग है वंशानुगत बीमारियों की रोकथाम, अभी प्रयोग के चरण में है। देखते हैं सोमैटिक एडिटिंग और जर्मलाइन एडिटिंग। तो कोशिका प्रकार है शरीर कोशिकाएं, और जर्मलाइन में है प्रजनन कोशिकाएं। वंशानुगत प्रभाव, तो ये वंशानुगत नहीं है, ये वंशानुगत है। प्रभाव का क्षेत्र स्थानिक, और ये संपूर्ण जीव। नैतिक चिंताएं कम है इसमें, और इसमें अधिक यानी खतरे की आशंका अधिक है। चिकित्सीय उपयोग तो परीक्षण चरण में, और इसमें प्रयोगात्मक चरण में। तो महत्व क्यों है? तो जीन एडिटिंग में कैंसर और वंशानुगत बीमारियों के इलाज की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इससे जुड़े नैतिक एवं सुरक्षा संबंधी सवालों का समाधान भी जरूरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट न्यूज है हमारी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कोल्ड चेन स्कीम के संबंध में संशोधित परिचालन दिशा निर्देश जारी किए गए। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 2016-17 से इस अम्ब्रेला योजना को क्रियान्वित कर रहा है। देख सकते हैं इसके विषय में। तो यह केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना है। उद्देश्य है हार्वेस्टिंग के बाद होने वाले नुकसान को कम करने हेतु अवसंरचना तैयार करना, प्रसंस्करण सुविधा एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना आदि। वित्त पोषण तो मांग संचालित, कोई राज्य फसल विशिष्ट वित्त पोषण नहीं। अवधि 2021-22 से 2025-26 तक। परिचालन घटक एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताएं तथा ऑपरेशन ग्रीन। देखते हैं इसमें आगे उद्देश्य देखते हैं। तो खेत से लेकर उपभोक्ता तक निर्बाध कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन संबंधी अवसंरचनाओं का निर्माण करना। गैर बागवानी उत्पादों, डेयरी, मांस, कुक्कुट पालन और समुद्री मछली, झींगा को छोड़कर कि हार्वेस्टिंग के बाद होने वाली हानि को कम करना। किसानों को प्रसंस्करणकर्ताओं और बाजारों से जोड़ना, किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना और उपभोक्ता के लिए साल भर खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करना। मुख्य घटक है खेल स्तरीय अवसंरचना, प्रसंस्करण केंद्र, वितरण केंद्र तथा परिवहन। पात्र संस्थाएं हैं व्यक्ति, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, गैर सरकारी संगठन, सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन, सीमित देयता भागीदारी आदि। अनुदान सहायता सब्सिडी की बात करें तो सामान्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का 35% तक, दुर्गम क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का 50% तक तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, FPOS और स्वयं सहायता समूह की परियोजनाओं के लिए प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक। निष्कर्ष UNEP की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 से पता चलता है कि 2022 में वैश्विक स्तर पर 20% भोजन बर्बाद हो गया था। खाद्यान्न बर्बादी के मामले में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। भारत के नगर निगम अपशिष्ट का 10% से 12% हिस्सा खाद्यान्न बर्बादी से संबंधित है, जो मीथेन उत्सर्जन में योगदान देता है। यह योजना इन चिंताजनक मुद्दों के लिए एक आशाजनक समाधान प्रदान करती है। फिर नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने पहली बार पोटाश और हैलाइट खनन ब्लॉक्स की सफलतापूर्वक नीलामी की। तो भारत ने क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी के 5वें दौर में 15 में से 10 क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक्स की सफलतापूर्वक नीलामी की। यह नीलामी एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध हुई, क्योंकि इसमें पहली बार पोटाश और हैलाइट के खनन ब्लॉक्स की नीलामी सफल रही। इससे उर्वरक आयात को कम करने और कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। राजस्थान के झंडावाली, सीता, सतीपुरा और जोरकियान, सतीपुरा, खुंजा संयुक्त पोटाश एवं हैलाइट ब्लॉक्स में खनन कार्य शुरू होगा। यह राजस्थान में पहली बार किसी स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक की सफल नीलामी थी। पोटाश के विषय में देखते हैं। तो पोटाश उन अलग अलग अकार्बनिक यौगिकों को दिया गया सामान्य नाम है जिनमें जल में घुलनशील रूप से पोटेशियम उपस्थित होता है। यह मुख्य रूप से पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम लवणों का एक अशुद्ध संयोजन है। मुख्य है सिल्विनाइट, सिल्वाइट, KCl और हैलाइट NaCl का मिश्रण। प्राप्ति स्थल अधिकांश भंडार 91% राजस्थान के नागौर जिले में, इसके बाद मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में 5% तथा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और चित्रकूट जिलों से 4% का नाम आता है।
आयात तो इंडियन मिनरल ईयरबुक 2022 के अनुसार भारत अपनी पोटाश की 100% आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी करता है। उपयोग कृषि में तो उर्वरक के रूप में पोटाश फसल की उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता, संरचना, रंग, पोषक तत्व मूल्य और स्वाद में सुधार करता है। जल शुद्धिकरण तो पोटाश फिटकरी जल की कठोरता को दूर करती है, साथ ही इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं। अन्य उपयोग कांच, सिरेमिक, साबुन व डिटर्जेंट, डाई, सिंथेटिक रबर, रसायनों के निर्माण आदि में। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग विस्फोटक निर्माण में किया जाता है। हैलाइड के विषय में देखते हैं तो हैलाइड को आमतौर पर टेबल सॉल्ट या रॉक सॉल्ट के रूप में जाना जाता है। यह सोडियम क्लोराइड से बना होता है। यह अवसादी खनिज है जो आमतौर पर शुष्क जलवायु से बनता है तथा जहां समुद्र का जल वाष्पित हो जाता है। उपयोग सड़क सुरक्षा में ठंड के मौसम में डी आइसर के रूप में। रासायनिक उद्योग में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडा ऐश, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरीन और धात्विक सोडियम के निर्माण में। जल शोधन में भी उपयोग होता है। अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। तो एनसीडीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सेवाएं समाप्त कर दी। इसके विषय में देखते हैं। स्थापना 2008 में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 है। उद्देश्य है प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए कौशल विकास इकोसिस्टम्स को सशक्त बनाना, स्किल इंडिया मिशन का ज्ञान साझेदार बनकर प्रभावी व्यावसायिक प्रशिक्षण पहलों को शुरू करना और भारत के युवाओं को सशक्त बनाना। कार्यान्वयन मंत्रालय है। यह संगठन केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत एक विशिष्ट सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के रूप में संचालित होता है। इसकी 49% शेयर पूंजी सरकार के पास और 51% निजी क्षेत्र के पास है। नेक्स्ट है निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट। तो सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण धारकों, निर्यातोन्मुख इकाइयों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की इकाइयों द्वारा किए गए निर्यात के लिए RODTEP योजना को फिर से लागू कर दिया है। प्रारंभ 2021 में मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसने मौजूदा MEIS यानी भारत से वस्तु निर्यात योजना का स्थान लिया है। उद्देश्य है निर्यातकों को किसी भी अंतर्निहित शुल्क, कर या लेवी की प्रतिपूर्ति करना जिसकी किसी अन्य मौजूदा योजना के तहत प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। यह विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुरूप है और ये योजना यह सुनिश्चित करती है कि निर्यातित उत्पादों पर केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर लगाए गए कर, शुल्क और लेवी वापस कर दिए जाएं। फिर नेक्स्ट है जंगेजुर कॉरिडोर। तो हाल ही में जंगेजुर कॉरिडोर सुर्खियों में रहा। यह कॉरिडोर पश्चिम और मध्य एशिया में भारत के रणनीतिक हितों को चुनौती दे सकता है। इसके विषय में देखते हैं। 43 किलोमीटर लंबा एक प्रस्तावित परिवहन मार्ग है। यह आर्मेनिया के सियोनिक प्रांत से होकर गुजरेगा। उद्देश्य है इस कॉरिडोर का लक्ष्य कैस्पियन सागर में स्थित अजरबैजान के बाकू बंदरगाह को नक्चीवन स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ना और आगे तुर्की की कनेक्टिविटी प्रदान करना है। नक्चीवन स्वायत्त क्षेत्र अजरबैजान का एक पश्चिमी एनक्लेव है। आर्मेनिया की जमीन नक्चीवन को अजरबैजान से अलग करती है। भारत की चिंताएं तो यह कॉरिडोर ईरान के चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा में भारत द्वारा किए गए निवेशों को कम प्रतिस्पर्धी बना सकता है। इस क्षेत्र में भारत की पहुंच और प्रभाव में कमी आ सकती है, विशेषकर पश्चिम और मध्य एशिया में। नेक्स्ट है डुगोंग। तो पहले यह समुद्री जीव भारतीय जल क्षेत्र में बहुतायत में पाया जाता था, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर लगभग 200 रह गई है। डुगोंग समुद्री गाय के विषय में विशेषताएं देखते हैं इसकी। तो यह एकमात्र समुद्री शाकाहारी स्तनधारी जीव है जो आहार के लिए समुद्री घास पर निर्भर रहता है। इसका विकास धीमा होता है और ये लंबे समय तक जीवित रह सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा डुगोंग ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। भारत में एक पाक की खाड़ी, सबसे अधिक मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। खतरा है पर्यावास की हानि, आयुसेन स्थिति, वल्नरेबल, संरक्षण हेतु उपाय। तो CMS कन्वेंशन के परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध है। भारत UNEP CMS डुगोंग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता राष्ट्र है। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। यह भारत के एंडेंजर्ड प्रजातियों की पुनः प्राप्ति कार्यक्रम का हिस्सा है और तमिलनाडु के पाक की खाड़ी में पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है डंक रहित मधुमक्खियां। तो नागालैंड में पाई गई 2 देशी बिना डंक वाली मधुमक्खियों की किस्में किसानों के लिए फायदेमंद पाई गई हैं। डंक रहित मधुमक्खियों के विषय में देखते हैं। तो वितरण ये भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका आदि में पाई जाती हैं। शारीरिक विशेषताएं तो ये मधुमक्खियां आकार में छोटी होती हैं जबकि हनी भी आकार में बड़ी होती हैं। इनका रंग आमतौर पर काला होता है जबकि हनी भी हल्के भूरे रंग की होती है जिन पर सुनहरे या पीले रंग की पट्टियां होती हैं। इनका डंक अविकसित होता है इसलिए ये डंक नहीं मार सकती। शहद उत्पादन की बात करें तो कुल मिलाकर ये कम शहद बनाती है, लेकिन प्रति हनीबी की तुलना में ये अधिक शहद बनाती है। व्यवहार रानी मधुमक्खी किसी दूसरे छत्ते के केवल एक नर मधुमक्खी से मिलन करती है। इसके बाद श्रमिक मधुमक्खियां
और रानी मधुमक्खी मिलकर नया छत्ता बनाती है। छत्ते की संरचना, तो छत्ते में छोटे छोटे षटकोणीय यानी हेक्सागोनल सेल्स होते हैं जो सर्पिल या अनियमित आकार के बने होते हैं। महत्व, डंक रहित मधुमक्खियां न केवल फसल परागण को बढ़ाती हैं बल्कि उच्च गुणवत्ता वाला औषधीय शहद भी बनाती हैं। नेक्स्ट, ग्रीन लाइन। तो इजराइल गाजा युद्ध के चलते ग्रीन लाइन में से जुड़ा मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में रहा। तो ग्रीन लाइन 1949 में निर्धारित युद्ध विराम सीमा है। यह इजराइल और वेस्ट बैंक के बीच की सीमांकन रेखा को दर्शाती है। यह रेखा 1949 के युद्ध विराम समझौते में तय की गई थी। यह समझौते इजराइल और अरब सेनाओं के बीच युद्ध को औपचारिक रूप से समाप्त करने के लिए हस्ताक्षरित किए गए थे। ये रेखाएं गाजा पट्टी तथा पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक की सीमाओं का निर्धारण करती है। हालांकि अब देशों ने इजराइल को राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी, जिसके कारण इसकी सीमाएं औपचारिक रूप से तय नहीं हो सकी। नेक्स्ट है कंचनजंगा पर्वत। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मांग की कि कंचनजंगा पर्वत पर क्लाइंबिंग पर रोक लगाई जाए। तो यह पर्वत शिखर स्थानीय लोगों के लिए पवित्र माना जाता है। उनका मानना है कि उनके संरक्षक देवता जोंगा वहां निवास करते हैं। इसके विषय में देखते हैं। पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित राज्य सिक्किम में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, एवरेस्ट और K2 के बाद। यहाँ कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है। नदियां, तमूर नदी पश्चिम में, लोनाक नदी उत्तर में, तीस्ता नदी पूर्व में। प्रतीक और नाम, तो अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतीक और नाम अधिनियम 1950 के तहत एक स्वतंत्रता सेनानी की विरासत का सम्मान करने के संबंध में दायर एक याचिका खारिज कर दी। देखते हैं प्रतीक अधिनियम के विषय में। तो इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, राज्य प्रतीक, राष्ट्रपति या राज्यपाल की मोहर, राष्ट्रीय व्यक्तियों जैसे महात्मा गांधी के नाम या सचित्र प्रस्तुति के अनुचित या व्यावसायिक उपयोग को रोकना है। प्रतीक की परिभाषा की बात करें तो प्रतीक का अर्थ है ऐसा कोई भी प्रतीक, मोहर, ध्वज चिन्ह, कोट ऑफ आर्म्स यानी राज्य चिन्ह या चित्रात्मक प्रस्तुति जो इस अधिनियम में उल्लेखित हो। लागू होना, तो यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है, साथ ही भारत के बाहर रहने वाले भारत के नागरिकों पर भी लागू होता है। दंड, इस कानून का उल्लंघन करने पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अंत में बात करेंगे विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2010 की। तो केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन किया। नए संशोधन के अनुसार यदि प्रकाशन से जुड़ी गतिविधियों में शामिल गैर सरकारी संगठन NGOs विदेशी अंशदान प्राप्त करते हैं तो वे कोई भी न्यूज़लेटर प्रकाशित नहीं कर सकेंगे और भारतीय समाचार पत्र पंजीयक से यह प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा कि वे कोई समाचार कंटेंट प्रसारित नहीं करते। नोडल मंत्रालय है केंद्रीय गृह मंत्रालय। पंजीकरण, तो भारत में किसी भी संगठन को विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के विदेशी अंशदान या फंड लेना गैरकानूनी है। किन पर लागू होता है? तो FCRA 2010 कानून भारत में किसी भी व्यक्ति द्वारा विदेशी अंशदान के स्वीकार और उपयोग को शासित करता है। व्यक्ति की परिभाषा में निम्नलिखित शामिल है, जैसे कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल, कोई भी हिंदू, अविभाजित परिवार HUF, कोई संघ या संस्था एसोसिएशन, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी। हालांकि यदि कोई अनिवासी भारतीय NRI अपनी व्यक्तिगत बचत से सामान्य बैंकिंग माध्यमों से अंशदान देता है तो उसे विदेशी अंशदान नहीं माना जाता है। ये बात की हमने FCRA की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया है। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।